ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस। देखिए क्या होता है कि कोई भी पर्सन अगर फॉरेन जा रहा है या अब्रॉड जा रहा है तो उसे वहाँ के लॉ रूल रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, वहाँ की सर्कमस्टांसेस में जीना होता है, जिनमें कि कुछ चीज़ें यहाँ से बहुत ज़्यादा महंगी भी हो सकती हैं, कुछ बहुत सस्ती भी हो सकती हैं। इट डिपेंड्स अपॉन कंट्री टू कंट्री। अब इसके लिए जिस पर्सन को फॉरेन जाना है उसके पास कोई सपोर्टिंग होना चाहिए, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस होना चाहिए, या कोई भी ऐसा सपोर्ट हो जो कि उस लैंड की सिचुएशन में भी, उस कंट्री के रूल रेगुलेशंस की सिचुएशंस में भी हेल्प कर सके। तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जाने से पहले ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस ले लिया जाए। तो ये जो ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस है, इसमें एक अच्छी फैसिलिटी ये है कि 3 डिफरेंट प्लान दिए गए हैं, श्री ट्रैवल प्लस और श्री ट्रैवल एलीट। ये तीनों कस्टमर की चॉइस पर होते हैं, क्योंकि हर कस्टमर की अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी अफोर्डेबिलिटी है और अपना चॉइस ऑफ सिलेक्शन है। इसके लिए कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ तीनों प्लान्स के फीचर्स एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। अब प्रोडक्ट को समझने से पहले बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ये जान लें कि ओवरसीज ट्रैवल में क्या रिस्क कवर होती हैं, क्या प्लान होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, कैसे प्रीमियम चार्ज किया जाएगा, क्या क्लेम प्रोसेस रहेगा और क्या इसका यूएसपी रहेगा। तो जब भी किसी पर्सन को ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी देनी हो तो सबसे पहले बड़ा क्लैरिफाई कर दें उसे कि ये पॉलिसी किसी भी पर्पस के लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे बिजनेस पर्पस के लिए ही हो या ऑफिस पर्पस के लिए ही हो या एजुकेशन पर्पस के लिए ही हो, इवन लेजर ट्रिप के लिए भी, हॉलीडे ट्रिप के लिए भी ये पॉलिसी अवेलेबल है। पॉलिसी में जो भी बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि ये बेनिफिट्स बहुत स्मॉल बेनिफिट की कैटेगरी से लेकर के डेथ बेनिफिट तक का रिस्क कवर करते हैं। किसी भी इमरजेंसी में किसी भी ट्रैवलर की डेथ हो सकती है, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, लॉस ऑफ बिलोंगिंग्स हो सकता है, फ्लाइट कैंसिलेशन हो सकता है, डिले हो सकता है, अनफॉर्चुनेट इवेंट हो सकती है, एवरीथिंग इज बियॉन्ड कंट्रोल। तो इन सारी सिचुएशंस में ये पॉलिसी फाइनेंशियली और लीगली सपोर्ट करती है। तो इस पॉलिसी को लेने के बाद जो कोर एरिया है मेडिकल एक्सपेंसेस का, क्योंकि विदेशों में जाने पर ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी ये भी उस पर डिपेंड करेगा कि जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ के सिस्टम, मेडिकल सिस्टम क्या है। क्योंकि कई कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर कि हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी भी होता है। तो ये जो कोर ऑफर है मेडिकल एक्सपेंसेस का, ये हमारे तीनों प्लान्स में कवर्ड है। इसके अलावा चेक्ड इन बैगेज, फाइनेंशियल इमरजेंसी, थर्ड पार्टी लायबिलिटी, पर्सनल एक्सीडेंट, इस तरीके के बेनिफिट्स भी कवर्ड हैं। जहाँ तक एलिजिबिलिटी की बात है, ये पॉलिसी किसी भी इंडियन सिटीजन को दी जा सकती है, इंडियन रेजिडेंट्स उसको आप ले सकते हैं, और वो इंडियन रेजिडेंट्स बिजनेस पर्पस के लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए, हॉलीडे के लिए, लीजर के लिए, स्टडीज़ के लिए, किसी भी एक पर्पस के लिए पॉलिसी ले सकता है। क्योंकि एक बार में आदमी एक ही पर्पस के लिए जाए,
तो इंडियन रेजिडेंट्स के लिए जब आप ये पॉलिसी दे रहे हैं वहां तक कोई इश्यू है ही नहीं। इश्यू आएगा जब किसी फॉरेन नेशनल को ये पॉलिसी देनी हो। और फॉरेन नेशनल सिर्फ वो व्यक्ति नहीं है जो कि विदेश में रह रहा है, इंडिया में भी हो सकता है। तो यहां कुछ प्रोविजंस में रिलैक्सेशन किया गया है। पहली चीज ये कि पॉलिसी स्पाउस को, चिल्ड्रन को भी शामिल करती है। जैसे हॉलीडे ट्रेवल पर जा रहे हैं फैमिली के साथ, तो उसमें वाइफ और बच्चे भी कवर हो जाएंगे। अगर फॉरेन नेशनल्स को देनी है तो उसमें 2 डिफरेंट कंडीशन रहेंगी। पहली कंडीशन ये है कि वो फॉरेन नेशनल यानी वो पर्सन विदेशी इंडिया में किसी इंडियन एम्प्लॉयर के साथ किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हो और इंडियन नेशनल रुपीज में सैलरी ले रहा हो, तो उसके लिए पॉलिसी देना पॉसिबल है। दूसरे उन नेशनल डोमिसाइल्स के लिए पॉलिसी देना पॉसिबल है जो कि इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया में ITR फाइल कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो ऐसे फॉरेन नेशनल्स को भी ये पॉलिसी दी जा सकती है। बड़े सिंपल टर्म में आप ये समझ लें कि सारे इंडियंस के लिए है जो विदेश जा रहे हैं, और दूसरे कोई फॉरेन नेशनल जो इंडिया में रह रहे हैं, जो इंडिया में जॉब कर रहे हैं, इंडिया में सैलरी ले रहे हैं, इंडिया में ITR फाइल कर रहे हैं, उनके लिए भी पॉलिसी दी जा सकती है। इससे आपका स्कोप और थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे काफ़ी लोग हैं, जरूरी नहीं कि वो अमेरिका या रूस के ही हों, किसी भी कंट्री के हो सकते हैं, छोटे मोटे नेबरिंग कंट्रीज़ के भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का भी इंक्लूजन इसमें हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि वो भी फॉरेन नेशनल्स हैं। जिसके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है वो फॉरेन नेशनल है, लेकिन वो फॉरेन नेशनल जो कि इंडिया में जॉब कर रहे हैं, इंडियन मल्टीनेशनल्स में हैं, इंडिया करेंसी में सैलरी ले रहे हैं, इंडिया में ITR फाइल कर रहे हैं, उनको ये पॉलिसी कंसीडर की जा सकती है। अब 3 प्लान है हमारे पास, श्री ट्रेवल, ट्रेवल प्लस और ट्रेवल एलीट। अगर इन तीनों में हम ये समझें कि सबसे पहला छोटा प्लान है कम प्रीमियम वाला, फिर उससे बड़ा प्लान है थोड़ा और ज़्यादा प्रीमियम, और तीसरा एलीट क्लास का प्लान है जिसका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन उसी के हिसाब से बेनिफिट्स भी बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन तीनों प्लान ओपन है सभी के लिए, चॉइस कस्टमर की रहेगी। प्रीमियम उसको पे करना है, रिक्वायरमेंट उसकी है, अफोर्डेबिलिटी उसकी है, पर्पज़ उसका है कि किस पर्पज़ के लिए वो फॉरेन जा रहा है। अब इन तीनों प्लान में क्या क्या बेनिफिट शामिल है, सबसे बड़ी चीज़ ये है इनको समझने वाली बात, क्योंकि किसी भी पॉलिसी की इम्पोर्टेंस इस बात पर डिपेंड करती है कि उस पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं और उन बेनिफिट्स के फाइनेंशियल लिमिट्स क्या हैं, किस कंडीशन में वो अवेलेबल होंगी, क्या उनके टर्म्स एंड कंडीशंस, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले आप ये समझें कि हमारे तीनों प्लान जो बेनिफिट्स हैं 16 नंबर ऑफ बेनिफिट्स कवर्ड हैं। किसी में 1 या 2 या 3 कम है तो वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। टोटल 16 बेनिफिट्स अवेलेबल हैं और थर्ड प्लान ट्रेवल एलीट में ऑल 16 शामिल है। अब देखिए बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला मेडिकल कवर जो कि कोर बेनिफिट है, क्योंकि सबसे पहला पर्पज यही होता है कि विदेश में जाने पर अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो ट्रीटमेंट की कॉस्ट कहाँ से आएगी या ट्रीटमेंट उसके कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो इस कंडीशन में ये पॉलिसी रीजनेबल मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द ट्रिप सब्जेक्ट टू मैक्सिमम सम इंश्योर्ड एज पर प्लान।
मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की लिमिट तीनों प्लान की अलग अलग है। लेकिन रीजनेबल मेडिकल एक्सपेंसेस लिखने का पर्पज ये है कि अगर ट्रीटमेंट की कॉस्ट उस मैक्सिमम लिमिट से कम है तो जितना रीजनेबली मेडिकल एक्सपेंसेस पे इनकर्ड हुआ है वो आपको रियम्बर्स हो जाएगा, और अगर उससे ज़्यादा है तो वहाँ बैरियर आ जाएगा सम इंश्योर्ड की फाइनेंशियल लिमिट का। इसलिए ये बेनिफिट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये ही तीनों प्लान की बेनिफिट लिमिट को बढ़ाता है। सेकेंड है डेली अलाउंस इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। अब्रॉड में जाकर के किसी तरीके की सिकनेस इलनेस या इंजरी हो जाती है और ट्रैवलर को हॉस्पिटल में भर्ती होना होता है, अगर वो हॉस्पिटलाइजेशन 2 दिन से ज़्यादा का है तो इस पॉलिसी के तहत उसको एक डेली अलाउंस पेबल होगा हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड के लिए। कस्टमर विल बी पेड ए डेली कंपनसेशन इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इफ इट इज मोर देन 2 consecutive days, 2 दिन से ज़्यादा का है। इसका मतलब अगर 2 दिन का ही है तो कुछ भी नहीं पे होगा, अलाउंस पे नहीं होगा, बाकी मेडिकल एक्सपेंसेस जो पे हैं वो आगे। तो ये जो डेली अलाउंस है ये 2 दिन के बाद ही स्टार्ट होगा। थर्ड है डेंटल ट्रीटमेंट। ये बड़ा रेयर बेनिफिट है। मैं रेयर इसको इसलिए बोलता हूँ कि ज़्यादातर ओवरसीज ट्रेवल पॉलिसियाँ मैक्सिमम जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की इस बेनिफिट का एक्सक्लूड कर देती है, क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि बड़ी फ्रीक्वेंटली हो सकती है, किसी भी सिचुएशन में हो सकती है। इसकी इंटेंसिटी को मेज़र नहीं किया जा सकता। किसी के कम दर्द हो रहा है, किसी के ज़्यादा दर्द हो रहा है, किसी का दांत चल गया, किसी के पूरा से हट गया, तो ये बड़ा टिपिकल होता है इस लॉस को असेस करना। और ज़्यादातर जनरल इंश्योरेंस कंपनी डेंटल ट्रीटमेंट का एक्सक्लूड कर देती है, लेकिन हमारी पॉलिसी में ये शामिल है और ये एक्सपेंसेस भी रियम्बर्स किए जाएंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी इंजरी और इलनेस टू दी नेचुरल टूथ और टीथ यानी सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग द ट्रिप सब्जेक्ट टू मैक्सिमम सम इंश्योर्ड एज पर द प्लान। यानी कि सम इंश्योर्ड की फाइनेंशियल लिमिट हर सेक्शन की अलग अलग है और वो हर सेक्शन में रखी गई है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम सम इंश्योर्ड लिमिट। तो डेंटल ट्रीटमेंट का बेनिफिट भी आपकी पॉलिसी में कवर्ड हो गया। नेक्स्ट बेनिफिट इज टोटल कॉस्ट ऑफ चेक्ड इन बैगेज। वैसे तो ट्रैवल करने के कई तरीके हैं। कुछ नेबरिंग कंट्रीज में बसेज भी जाती हैं, ट्रेन भी जाती हैं, कुछ कंट्रीज में शिप से भी ट्रैवल होता है, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर कंट्रियों में बाई एयर ट्रैवल होता है। और वहाँ चेक्ड इन बैगेज, जो भी आपका लगेज आप ले जा रहे हैं, और चेक हो करके जब आपको मिलता है तो आप आगे एयरपोर्ट छोड़ देते हैं। लेकिन अगर ये आपको नहीं मिला और ये लॉस हो गया है या खो गया है या कहीं ना कहीं मिस हो गया है, तो वो लॉस बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। हो सकता है कि आपकी ट्रैवलिंग का पर्पज ही डिफीट कर दे। ऐसे लॉस की सिचुएशन में कंपनी कंपनसेशन देगी, बशर्ते कि ये लॉस परमानेंट हो। तो जो लॉस का सब्सन किया जाएगा वो मार्केट वैल्यू बेसिस पर होगा, उन कंटेंट्स का जो कि आपके चेक्ड इन बैगेज में थे, और इसकी वेरिफिकेशन, इसका ओनर्स ऑफ प्रूफ इंश्योर पर रहेगा कि वो प्रूव करे कि उसके पास उसके चेक्ड इन बैगेज में क्या था और उनकी मार्केट वैल्यू कितनी थी। यह है टोटल लॉस ऑफ चेक्ड इन बैगेज। नेक्स्ट बेनिफिट है डिले ऑफ चेक्ड इन बैगेज। डिले ऑफ चेक्ड इन बैगेज का पर्पज ये है कि कई बार कुछ स्टार परफॉर्मर्स, कुछ सेलिब्रिटीज, कुछ प्लेयर्स अब्रॉड विजिट पर होते हैं। अब उनका हो सकता है प्रोग्राम कुछ आवर्स का हो, कुछ डेज का हो। जैसे किसी को कोई वर्कशॉप अटेंड करने जाना है, किसी ने कोई लेक्चर देने जाना है, किसी ने कोई अवार्ड सेरेमनी में जाना है, किसी ने परफॉर्म करने जाना है।
ऐसे सिचुएशन में अगर उसका बैगेज ही नहीं मिल पाया, उसको बैगेज डिले हो गया और इतना डिला हो गया कि उसका प्रोग्राम ही निकल गया, तो उसका पर्पस डिफ्यूज हो जाता है। तो डिले इन चेक्ड इन बैगेज की वजह से भी इंश्योरेंस कंपनी फिक्स्ड सम इन केस ऑफ द कस्टमर एनकाउंटर्स डिले इन रिसीट ऑफ हिज और अनचेक्ड बैगेज बियॉन्ड द स्पेसिफाइड पीरियड। इसका बियॉन्ड द स्पेसिफाइड पीरियड इसलिए लिखा गया है कि 12 घंटे से ज़्यादा तक अगर आपको नहीं मिलता है तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन पे करे। लॉस ऑफ पासपोर्ट, विदेश में जाने पर या अब्रॉड में जाने पर आपके पास आपका आइडेंटिटी प्रूफ होता है पासपोर्ट, क्योंकि वहाँ ना तो राशन चलेगा और ना आधार चलेगा। तो हर कंट्री की अलग अलग आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं, लेकिन पासपोर्ट एक ऐसी आइडेंटिटी है जो कि सारी दुनिया में कॉमन है। तो अगर पासपोर्ट एक हो गया है, उस सिचुएशन में पॉलिसी के तहत कंपनी ने केवल वो कॉस्ट पे करनी है जो कि डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाने में खर्च हुई है। इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि कंपनी डुप्लीकेट पासपोर्ट बना के नहीं देगी। कंपनी किसी भी तरीके से डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाने में मदद नहीं करेगी, ना आपका ओरिजिनल पासपोर्ट सर्च करने में हेल्प करेगी। ये सब काम आपने खुद ही करना है। और जो डुप्लीकेट पासपोर्ट बन जाता है उसकी जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस खर्च हुए हैं वो कॉस्ट आपको पॉलिसी के तहत रिइंबर्स हो जाएगी, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम सम इंश्योर्ड लिमिट। So this loss of passport benefit is also covered under the policy. Then personal liability. पर्सनल लायबिलिटी के मायने हैं कि कोई डेथ हो जाती है, इंजरी हो जाती है, डैमेज टू हेल्थ हो जाता है किसी थर्ड पर्सन का, या उसकी प्रॉपर्टी को लॉस हो जाता है, तो वहाँ के कानून के मुताबिक हर कंट्री में ये तो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी होगी, हर कंट्री का लॉ अलग हो सकता है। तो इंश्योर्ड लीगली लायबल हो गया, तो इंश्योर्ड को ये लायबिलिटी पे करनी होगी, और ये लायबिलिटी पे करने के लिए जो भी मैक्सिमम लिमिट पॉलिसी में दी गई है उतना क्लेम पे ही जाएगा। फिर से समझ लीजिए कि अगर इंश्योर्ड विदेश में जाकर के किसी भी कानून के तहत लीगली लायबल है, उसके किसी एक्शन से या किसी एक्ट से किसी थर्ड पर्सन को डेथ हो गई है, इंजरी हो गई है, थर्ड पार्टी डैमेज हो गया है, उसकी हेल्थ को नुकसान हो गया है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने एक सम इंश्योर्ड पे करना है जो कि मैक्सिमम सम इंश्योर्ड लिमिट तक हो सकता है। पर्सनल एक्सीडेंट बेनिफिट रेट इज पर्सनल एक्सीडेंट। अब पर्सनल एक्सीडेंट एक ऐसी रिस्क है जो कि दुनिया के किसी भी कोने में हो सकती है, लेकिन पर्सनल एक्सीडेंट का एक बहुत बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले एक्सीडेंट की रिस्क को कवर करता है। और पर्सनल एक्सीडेंट में किसी भी सीवियरिटी तक लॉस हो सकता है। हो सकता है सिर्फ सिंपल इंजरी हुई हो, कोई टेम्परेरी डिसेबिलिटी हुई हो, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हुई हो, या डेथ भी हुई हो। तो इस पॉलिसी में इन केस ऑफ डेथ और टोटल और पार्शल परमानेंट डिसेबिलिटी जो कि इंश्योरेंस पीरियड में हो रही है, उसका कंपनसेशन पेएबल होगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम सम इंश्योर्ड लिमिट। तो पर्सनल एक्सीडेंट के रिस्क कवरेज होगी। नाइन्थ बेनिफिट इज हाईजैक डिस्ट्रेस अलाउंस। हाईजैक मीन्स प्लेन को किडनैप कर लिया है किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज में, या किसी पॉलिटिकल एक्ट में,
या कोई भी क्रिमिनल पर्पज भी हो सकता है। तो जब प्लेन हाईजैक होगा तो कोई सिंगल पर्सन तो डिस्ट्रेस में होगा नहीं, ये तो कॉमन कैरियर है। और वो डिस्ट्रेस इतना सीवियर हो सकता है कि जो बेयर नेसेसिटीज हैं वो भी अवेलेबल ना हो पाए, क्योंकि ऐसे एक्ट नॉर्मली गन पॉइंट पर होते हैं, बंदूक की नोक पर जैसे आप कहते हैं। तो घंटों का हो तो पानी ना मिले, खाना पीना तो बात दूर। अब हर तरीके के पर्सन होते हैं ट्रैवलर भी, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को गैस्ट्रिक ट्रबल है, कुछ भी हो सकता है किसी को। तो वो डिस्ट्रेस और मल्टीपल टाइम्स हो जाता है। तो अगर हाईजैक का जेन्युइन केस है उसमें डिस्ट्रेस अलाउंस मैक्सिमम सम इंश्योर्ड तक पे गए। नेक्स्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी असिस्टेंस। फाइनेंशियल इमरजेंसी असिस्टेंस एक इतना बड़ा बेनिफिट है कि विदेश में कभी आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो कौन देने बैठा है, कहाँ से आ रहे, और वो भी उन क्रिटिकल सिचुएशंस में जहाँ पर कि जैसे आपका सामान चोरी हो गया, लूटपाट हो गई, छीना झपटी हो गई, डकैती हो गई, आपका पूरा फंड ही चला गया, तो क्या करेंगे? आपने पुलिस को FIR भी दर्ज करा दी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी कर लिया, हो सकता है कि उन्होंने पकड़ा भी गया हो लेकिन आपकी रिकवरी नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको पॉलिसी के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी असिस्टेंस में मैक्सिमम सम इंश्योर्ड पेबल हो सकता है। बेनिफिट 11, ट्रिप कैंसिलेशन एंड इंटरप्शन। कोई भी पर्सन जो कि अब्रॉड जाने का प्लान कर रहा है, जा रहा है, या चला गया है, चला नहीं गया, जा रहा है, और उसको किसी कारण से अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ेगी, जब वो इंटरप्ट हो गई है, यानी कि अपने शेड्यूल टाइम पर नहीं जा रहा है, तो सारा ड्रीम बेकार जाता है। सपना होता है कई लोगों का जाने का। और ये अगर खासतौर से नेचुरल पैरल से हुआ है, अर्थक्वेक, स्टॉर्म, फ्लड या टेररिज्म, हालांकि मैनमेड एक्टिविटी है, या कोई डेथ ऑफ फैमिली मेम्बर हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में ये ऑब्वियस हो जाता है कि ट्रिप को कैंसिल किया जाए या इंटरप्ट किया जाए, फिर कभी के लिए पोस्टपोन करना या रीशेड्यूल करना, कुछ भी हो सकता है। तो ट्रिप कैंसिलेशन की सिचुएशन में भी ये पॉलिसी, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस हुआ है आउट ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द ट्रिप, तो ये फाइनेंशियल लॉस भी सम इंश्योर्ड लिमिट तक पेबल होगा। देन मिस्ड फ्लाइट कनेक्शन। मिस्ड फ्लाइट कनेक्शन उस सिचुएशन में होता है जहाँ पर कि आपको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी हो तो या तो आपकी फ्लाइट डिले पहुंची, तब तक वो कनेक्टिंग फ्लाइट निकल गई, या वो नेक्स्ट फ्लाइट कैंसिल हो गई, या वहाँ का क्लाइमेट में कुछ खराबी हो गई, बहुत सारे रीजन हो सकते। तो in case of the failure of the insured to access the connecting flight, arising out of and consequent upon delayed arrival of the earlier flight, ये पॉलिसी आपको कंपनसेशन देगी मैक्सिमम सम इंश्योर्ड लिमिट तक, और ऐसा बहुत टाइम होता है, अक्सर हो जाता है, क्योंकि बहुत लंबी दूरी की जर्नियों में कई बार 2 फ्लाइट लेनी होती हैं, तो वहाँ ये ज़रूरी होता है कि आपको नेक्स्ट फ्लाइट कनेक्ट हो जाए, अदरवाइज आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच सकते। ये आपको फिर वाया मीडिया ढूंढना पड़ता है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है।
बेनिफिट 13 ट्रिप डिले। कोई भी ट्रिप डिले नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जब आपका डिपार्चर हो रहा है प्लेस ऑफ ओरिजिन से, जहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही, या इंटरमीडिएट पोर्ट से जहाँ से कि आपका शिप चलना है, वहाँ से अगर कोई अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, कोई टेरेरिस्ट एक्टिविटी हो गई, तो ट्रिप डिले हो जाएगी। और एक टाइम कितने डिले होगी, कितने टाइम तक ये इवेंट रहेगी, कोई नहीं जानता। आवर्स में भी हो सकती है, डेज में भी हो सकती है, वीक्स में भी हो सकती है। इन सच ए केस द कंपनी विल पे द कंपनसेशन। ये इसमें डेज फिक्स हैं, कितने डेज तक डिले तो ट्रीट किया जाएगा। बेनिफिट 14 गोल्फर इन वन। गोल्फर इन वन एक ऐसा लॉस है जो कि केवल एलीट प्लान में ही कवर्ड है, बाकी दोनों प्लान में कवर नहीं। क्योंकि जो ट्रैवलर है, अगर उसके पास यूनाइटेड गोल्फर्स एसोसिएशन की मेंबरशिप है और उसके किसी ग्राउंड में गोल्फ खेल रहा है जहाँ पर ये होल इन वन नहीं हो पाता, जिससे उसको फाइनेंशियल लॉस होता है, तो वो फाइनेंशियल लॉस इस पॉलिसी में $500 तक पे हुई, क्योंकि सेलिब्रेशन एक्सपेंसेस हैं। उसमें गोल्फ में आपको होल इन वन अचीव करना होता है, अगर वो नहीं हो पाता है तो लॉस होता है फाइनेंशियल। अब ये एनीवेयर इन द वर्ल्ड की ट्रेवल में शामिल है, लेकिन इंडिया से जाने वाले को तो इंडिया को छोड़ना ही होगा, और किसी भी यूनाइटेड गोल्फर्स एसोसिएशन से रिकग्नाइज्ड गोल्फ कोर्स में अगर वो गोल्फ खेल रहा है तो ये कंपनसेशन मिलेगी। और ये केवल एलीट प्लान में ही है, ट्रैवल और ट्रैवल प्लान में, ट्रैवल प्लस प्लान में नहीं। बेनिफिट 15 बेल बॉन्ड इंश्योरेंस। ये बेल बॉन्ड इंश्योरेंस बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि किसी भी दूसरे कंट्री में जाकर के अगर ट्रैवलर अरेस्ट हो गया है फॉर एनी इनएडवर्टेंट वायलेशन ऑफ लॉ, कोई भी ऐसा जो कि अब हमारे कंट्री में कुछ चीज़ें वो लॉ को वायलेशन नहीं मानते, जैसे पब्लिक प्लेस पे आपने यूरिनल कहीं भी यूज बना देते हैं लोग, कहीं भी थूक देते हैं लोग। हर कंट्री में ऐसा नहीं, वहाँ इसको वायलेशन ऑफ लॉ माना जाता है, पेनल्टी भी लगा दी जाती है, अरेस्ट भी कर दिया जाता है। और जब एक बार पर्सन अरेस्ट हो जाता है तो बिना बेल के उसको रिलीज नहीं किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में $500 तक का बेल बॉन्ड इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। 16 ट्रिप कार्टेलमेंट। कोई भी पर्सन नॉर्मली अपने ट्रिप को कार्टेल नहीं करता है, यानी कम नहीं करता, उसका पीरियड जो शेड्यूल्ड है उसको को रखता है। लेकिन जाने अनजाने ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिनमें कि उसे कार्टेल करना पड़ता है, और उसकी वजह से उसको लॉस भी होगा। ट्रेवल चार्जेस वगैरह में, सब चीज़ों में उसका लॉस हो सकता है। ये उसी सिचुएशन में होता है जहाँ पर कि अनअवॉइडेबल है, जैसे कि कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गई है, कोई सीरियस इंजरी हो गई है, या कोई सडन सिकनेस हो गई है, या वाइफ को कुछ हो गया है, या बच्चे को कुछ हो गया है, या हाईजैक हो गया है, ले ये सारी की सारी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। ऐसे सिचुएशन में ट्रैवलर को ट्रिप को कर्टेल करना पड़ सकता है, मजबूरी हो सकती है। तो ट्रिप कर्टेलमेंट की कंडीशन में भी सम इंश्योर्ड लिमिट तक कंपनसेशन पेबल है। अब ये आप जो मैंने आपको 16 बेनिफिट दिखाए, इन्हीं को मैं आपको थोड़ा एनलार्ज करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। देखें, ये 3 प्लान हैं, और ये तीनों प्लान में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेक्शन 1, जो कि मेडिकल एक्सपेंसेस का है। और ये पहला प्लान जो श्री ट्रैवल है, इसमें केवल $50,000
1000 तक का मेडिकल एक्सपेंसेस का कवरेज है। लेकिन यही मेडिकल कवरेज ट्रैवल प्लस में $1,00,000 का है और ट्रैवल एलीट में $2,00,000 का है। ये पॉलिसी 90 डेज के बच्चे से लेकर के 55 ईयर्स तक के पर्सन को दी जा सकती है और ये तीनों प्लान ऑफर किए जा सकते हैं। कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, जहाँ कहीं भी फैसिलिटी है वहाँ मिल जाएगा। और इसी में मेडिकल एक्सपेंसेस में ही रिपैट्रिएशन ऑफ रिमेन्स के लिए भी एक्स्ट्रा फंड है $1,000, $1,500 एंड $2,000 अकॉर्डिंग टू द प्लान। रिपैट्रिएशन ऑफ रिमेन्स का मतलब है कि अगर विदेश में डेथ हो गई है तो उसकी डेड बॉडी को लाने का जो खर्चा होगा वो भी पेबल होगा। $US में ही लिमिट दी गई है। डेली अलाउंस इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन की लिमिट भी तीनों में दे रखी है। मैक्सिमम 5 डेज के लिए मिलेगा, $25 पर डे के हिसाब से मिलेगा। डेंटल ट्रीटमेंट के केस में तीनों प्लान में एक ही फाइनेंशियल लिमिट है, $250। टोटल लॉस ऑफ चेक इन बैगेज में भी $500। चेक इन बैगेज का लॉस का $100। पासपोर्ट के केस में $200। इस तरीके से सारे सेक्शंस की लिमिट दी है। लेकिन आप इसमें खास चीज़ देखेंगे कि गोल्ड फॉर होल इन वन श्री ट्रैवल में भी नहीं है, ट्रैवल प्लस में भी नहीं है। इसके अलावा श्री ट्रैवल में कई बेनिफिट्स नहीं है। फॉर एग्जांपल ट्रैवल डिले नहीं है, गोल्ड फॉर होल इन वन नहीं है, बेल बॉन्ड इंश्योरेंस नहीं है, ट्रिप कर्टेलमेंट भी नहीं है। तो ये 4-5 बेनिफिट इसके में कम हो गई हैं। बाकी ट्रैवल प्लस में केवल एक बेनिफिट कम होगा और ट्रैवल एलीट में ऑल 16 बेनिफिट्स आर कवर्ड। अगर पॉलिसी पीरियड में कोई क्लेम आता है तो कंपल्सरी डिडक्टिबल होगा $100 का, $100 डिडक्टिबल। बाकी जो लिमिट्स दी गई हैं, डिले के केस में मोर देन 12 आवर्स, लॉस्ट के केस में 2 डेज, ये सारी लिमिट स्पेसिफाइड है। और ये तीनों प्लान बड़े क्लियर कट टर्म में कैटेगरी वाइज डिफाइंड है विद फाइनेंशियल लिमिट्स। अब तीनों में जैसे कस्टमर की चॉइस है, कोई सा भी प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होगा। प्रीमियम कैलकुलेट के लिए अब आप देखेंगे प्रीमियम 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एज, डेज ऑफ ट्रेवल एंड कंट्री ऑफ विजिट। एज का क्या रोल होगा? अगर किसी पर्सन की एज 40 या 7 मंथ है तो उसको राउंड ऑफ करके 41 ईयर कर दिया जाएगा, और अगर 6 मंथ से कम है, 40 ईयर 5 मंथ है, तो एज राउंड ऑफ करके 40 ईयर्स कर दी जाएगी। इससे प्रीमियम कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज का रोल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिसी इनिशियली 180 डेज के लिए अवेलेबल है और मैक्सिमम ऑफ 180 डेज। लेकिन पॉलिसी में एक सबसे बड़ी सुविधा यह है कि एक्सटेंशन अवेलेबल है। यह एक्सटेंशन कंडीशनल होगा, कुछ कंडीशंस के फुलफिल करने पर मिलेगा। फॉर एग्जांपल, पॉलिसी पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ, उससे पहले रिक्वेस्ट डाल दी इंश्योरेंस कंपनी को कि हम एक्सटेंशन चाहते हैं, उस पॉलिसी पर कोई क्लेम नहीं हुआ, गुड हेल्थ का डिक्लेरेशन दे दिया आपने, और एक्सटेंशन केवल एक ही मिलेगा। लेकिन ये एक एक्सटेंशन आपको मैक्सिमम 180 डेज का मिल सकता है। तो इसके मायने ये हुए कि टोटल पीरियड पॉलिसी का 180 + 180 360 डेज हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन पॉसिबल ये भी है कि आपने पहली पॉलिसी ली 100 डेज के लिए और एक्सटेंशन करा रहा है 150 डेज के लिए, ये भी पॉसिबल है।
और इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल करनी होगी, क्योंकि पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, फिर तो पॉलिसी दूसरी होगी, वो तो खत्म हो गया। पॉलिसी एक्सपायर होने से पहले रिक्वेस्ट डालनी है, दूसरे ओरिजिनल पॉलिसी पर कोई क्लेम नहीं हो, तीसरे गुड हेल्थ का डिक्लेरेशन देना है, और मैक्सिमम एक्सटेंशन 180 डेज से ज़्यादा नहीं होगा। कंट्री ऑफ विजिट, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से प्लान को रीइंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि ये पॉलिसी काफ़ी टाइम से थी, लेकिन उसमें जो चेंजेस किए गए उनमें पहले ऑस्ट्रेलिया एंड जापान इंक्लूडेड नहीं था। तो अब पॉलिसी को वर्ल्ड वाइड बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए एंड कनाडा का एक ग्रुप रखा गया है, और जो इन चारों कंट्रीज में नहीं जाना चाहता, बाकी दुनिया की किसी और कंट्री में जाना चाहता है, उसका ग्रुप दूसरा रखा गया है। प्रीमियम रेट भी उसी हिसाब से रखे गए। तो पहले ग्रुप में जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, कनाडा शामिल है, इसका मतलब वर्ल्ड वाइड ही कैन ट्रेवल एनीवेयर। बट इन सेकेंड ग्रुप द चॉइस इज लिमिटेड एक्सक्लूडिंग दीज 4 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए एंड कनाडा। क्लेम प्रोसेस पॉलिसी का बिल्कुल सिंपल रहेगा, क्योंकि टोल फ्री नंबर दिया जाएगा, उसी पे इंटीमेट दिया जाएगा क्लेम। पॉलिसी ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन इंडिविजुअल और फाइनेंशियल एडवाइजर भी सेल कर सकते हैं। पॉलिसी का लिंक ये दिया है। ब्रांचेस को पावर है कि ये पॉलिसी इशू कर सकती हैं। नोवा फॉर ट्रेवलर के जरिए मैक्सिमम एज लिमिट ध्यान रखिए 50 ईयर्स की। आप जो भी बेनिफिट्स हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए इस पॉलिसी को रीलॉन्च किया गया है, क्योंकि कंट्री एक्सपेंड किए गए, उसी के हिसाब से री इंश्योरेंस के अरेंजमेंट किए गए। अब इसमें कुछ यूएसपी हैं देखिए, क्योंकि ज़्यादातर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की ओवरसीज ट्रैवल पॉलिसी में हाइजेक, डिजास्टर या वेल बाउंड इंश्योरेंस जैसी कैटेगरी ऑफ बेनिफिट्स नहीं है शामिल, वो आपकी पॉलिसी में शामिल है। हाइजेक, डिस्ट्रेस और वेल बाउंड इंश्योरेंस, ये दोनों यूनिक बेनिफिट्स हैं। फिर पॉलिसी को इशू करने की ऑनलाइन फैसिलिटी भी है, और ट्रैवल डेज आर ग्रुप्ड रादर देन टू कैलकुलेट ऑन डे वाइज बेसिस। एक ग्रुप्ड कैसे हैं, मैं अभी आपको प्रीमियम चार्ज बताता हूँ। तो ये डेली बेसिस पर प्रीमियम चार्ज नहीं किया जाएगा, ग्रुप बेसिस पर चार्ज किया जाएगा। नो मेडिकल टेस्ट इज रिक्वायर्ड टिल द एज ऑफ 55, और केवल 2 ही ग्रुप रहेंगे, inclusive of Australia, Japan, US and Canada, and excluding Australia, Japan, US and Canada। कहीं भी पॉलिसी इशू करने में कोई ब्रांच लेवल पर प्रॉब्लम आती है तो एस्केलेशन मैट्रिक्स भी सर्कुलेट किया गया है, जिसमें कि अंडरराइटिंग से रिलेटेड, पॉलिसी इशूएंस से रिलेटेड कंप्लेंट्स को रिड्रेस कराया जा सकता है। प्रीमियम चार्ट जो है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है, आप देखें। पहला चार्ट है 90 डेज से 40 ईयर्स तक का, जिसके मायने हैं कि तीनों प्लान, ट्रेवल प्लस एलीट, जिनमें की मेडिकल की कोर फैसिलिटी $50,000, $1,00,000, $2,00,000 तक की है, और दोनों ग्रुप इंक्लूडिंग यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, और एक्सक्लूडिंग यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान के प्रीमियम के रेट दिए हुए हैं, जो कि ग्रुप ऑफ डेज के हिसाब से है। जैसे मेरे को 100 दिन के लिए जाना है और मेरे को जापान जाना है, तो 91 to 180 डेज मुझे इसमें जाना होगा, इंक्लूडिंग यूएसए, कनाडा, बशर्ते कि मेरी एज मैक्सिमम 55 ईयर्स हो। अब अगर मैं ट्रेवल प्लस लेना चाह रहा हूँ तो मेरा प्रीमियम होगा 8419। इसमें ये देखना होगा कि ये इंक्लूडिंग जीएसटी है,
कि प्रीमियम रुपीज़ इंक्लूडिंग जीएसटी, तो आपको अलग से इस पर जीएसटी लेने की जरूरत है। मैक्सिमम 180 डेज का प्लान है। अगर मुझे मान लिया इंग्लैंड जाना है और मैं ट्रैवल एलीट प्लान ले रहा हूँ, 180 डेज के लिए ले रहा हूँ, तो भी मेरा टोटल प्रीमियम 9371 ही हो। तो इतना डिफरेंस रहेगा। आप इसको समझें कि एक्सक्लूडिंग यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान अगर मैंने लिया है और टॉप प्लान एलीट प्लान लिया है, मैक्सिमम 180 डेज के लिए लिया है, तो भी मेरा प्रीमियम 9371 है इंक्लूडिंग जीएसटी। लेकिन अगर ये ग्रुप 1 में लिया गया जिसमें कि इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा शामिल हैं, तो ये इसका लगभग 3 गुना प्रीमियम हो गया, 27,911। तो डिफरेंस बहुत मेजर है, क्योंकि वो जो कंट्रीज़ हैं वहाँ की, उनमें हर चीज़ का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये तो था ग्रुप फर्स्ट। अब सेकंड ग्रुप देखें, जिसमें प्रीमियम चार्ट है 41 ईयर टू 55 ईयर्स 41 ईयर टू 55 ईयर्स। क्योंकि ये ग्रुप ऑफ डेज के हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट होता है, तो इसमें भी वही 2 ग्रुप रहेंगे, वही तीनों प्लान रहेंगे, वही तीनों की कोर लिमिट्स रहेंगी, वही मैक्सिमम एज ग्रुप रहेगा और प्रीमियम भी इंक्लूडिंग जीएसटी रहेगा। फॉर एग्जांपल, इसमें अगर मेरे को 100 डेज के लिए प्लान लेना है और इंग्लैंड जाना है, तो मैं अगर ट्रैवल एलीट भी ले रहा हूँ तो मेरा प्रीमियम 6779 है। जबकि यही इस ग्रुप में यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान में 180 डेज का 16,667 हो गया, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। तो वही डिफरेंस है। आपको समझने वाली चीज़ ये है कि प्रीमियम कैलकुलेटेड है, इंक्लूडिंग जीएसटी शो किया हुआ है, दोनों ग्रुप में बटा हुआ है, तीनों प्लान में बटा हुआ है, ग्रुप ऑफ डेज के हिसाब से प्रीमियम दिया हुआ है, जिससे आपको कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है। तो असली चीज़, जब भी कभी आप इस पॉलिसी को सेल करते हैं, तो आपको जो बेसिक चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि 16 जो बेनिफिट हैं वो ट्रैवल एलीट में तो सारे और 16 शामिल हैं, लेकिन ट्रैवल प्लान में 5 बेनिफिट शामिल नहीं है और ट्रैवल प्लस में केवल 1 बेनिफिट शामिल है। बाकी अब ब्रोशर में सब कुछ मेंशन है, सबकी फाइनेंशियल लिमिट दी हुई है, तीनों प्लान सभी के लिए ओपन है, सारे इंडियन रेजिडेंट्स के लिए पॉलिसी अवेलेबल है, फॉरेन नेशनल्स के लिए भी अवेलेबल है, बशर्ते कि वो 2 कंडीशंस फुलफिल करते हों। इंडियन कंपनी में जॉब कर रहे हैं या किसी मल्टीनेशनल में भी कर रहे हैं, लेकिन सैलरी INR में ले रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न इंडिया में फाइल कर रहे हैं। इन दोनों सूरत में आप किसी भी फॉरेन नेशनल को भी दे सकते हैं। अदरवाइज इंडियन रेजिडेंट को, चाहे वो बिजनेस के लिए जा रहा है या ऑफिस के पर्पज के लिए जा रहा है या हॉलीडे के लिए जा रहा है, स्टडीज़ के लिए जा रहा है। अब्रॉड या फॉरेन का मतलब होता है द मोमेंट वी आर क्रॉसिंग द इंडियन बाउंड्रीज। अब वो कंट्री कोई भी हो सकता है, नेपाल, पाकिस्तान भी विदेश में ही आता है। जैसे आपने अपनी कंट्री की बाउंड्री छोड़ी, आप विदेश में हैं, फिर आप पर वहीं का लॉ, वहीं के रूल रेगुलेशंस, वहीं की करेंसी लागू होती है। तो विदेश में जाने के लिए ये पॉलिसी बहुत ज़रूरी है और इसकी सपोर्ट के बिना आपका सर्वाइवल भी डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की कैटेगरी ऑफ बेनिफिट्स इसमें दिए वो सभी तरीके की सिचुएशन कभी ना कभी किसी न किसी के साथ हो सकती है। और इन सिचुएशंस में आपको एक डिफरेंट कंट्री में, जो कि आपका मदरलैंड नहीं है, जिसके आप रूल रेगुलेशन से वाकिफ नहीं है, या कि आपको कल्चर ही नहीं पता है, या अगर पता भी है मान लिया, तो आपको कोई XYZ तो हेल्प करेगा। तो वहाँ एक ऐसा डॉक्यूमेंट आपके पास इंश्योरेंस के रूप में आ जाता है जो आपको ये सारी की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही पॉलिसी में वाइफ और बच्चे भी कवर हो सकते हैं।
इसलिए जाने से पहले ये पॉलिसी लेकर जाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी भी कुछ कंपनियों के काउंटर्स अब आपको एयरपोर्ट पर मिल जाएंगे, अपन भी चाहे तो कभी भी खोल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी पॉलिसी है जो जाने से पहले लेनी नहीं चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा नॉर्मली जो आदमी विदेश जा रहा होता है वो काफ़ी पहले तैयारी करता है, तो उसका सफिशिएंट टाइम होता है। ऐसा नहीं है कोई एयरपोर्ट से ये पॉलिसी ले, कंपनी से भी, ऑफिस से भी, अपने परचेज से भी, ऑनलाइन भी, किसी भी फॉर्म में ये पॉलिसी ली जा सकती है। अब आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।